बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 3 फेज़ ऑफ एसी। इसी के साथ साथ फेज़ ऑफ एसी के साथ अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हम फेज़ लैग, फेज़ लीड एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेज़ ऑफ एसी क्या होता है। The angle theta which specifies the instantaneous value of alternating voltage or current is called phase। इसकी सबसे अच्छी समझ आपको इस इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद आएगी कि हमारे पास सबसे पहले हमारा एक मेन इक्वेशन है V इक्वल है V नॉट साइन ओमेगा टी। V यहाँ पे ये V क्या है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसकी, AC वोल्टेज की। AC वोल्टेज, अब ये हमारे पास AC वोल्टेज क्या है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, AC वोल्टेज बोलेंगे। और जो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे ये V जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है इक्वेशन के, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और V नॉट हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को क्या कह सकते हैं हम, ओमेगा टी हमारे पास एंगल थीटा है। तो जैसे जैसे ये एंगल थीटा वेरी करेगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा वोल्टेज क्या करेगा, चेंज होगा। हर पॉइंट पे अगर थीटा की वैल्यू मुख्तलिफ होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। उस मुख्तलिफ वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। इसी के साथ इसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं वोल्टेज वर्सेस एंगल थीटा के दरमियान। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वर्सेस थीटा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखें कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पे क्या है और ये कैसे एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मजीद V नॉट क्या है हमारे पास, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये वोल्टेज AC वोल्टेज वर्सेस एंगल थीटा। ये हमारे पास जो पॉइंट होता है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू स्टार्ट होगी और ये एक कंप्लीट साइकिल है। अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास ये कंप्लीट साइकिल जो है वो 0 से 2 पाई तक है, उसका एंगल कितना है, 0 से 2 पाई, तो हाफ एंगल कितना होगा, पाई। इसको मज़ीद हाफ कर दें तो पाई बाय 2। इस तरह से हम मज़ीद एंगल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले सकते हैं और हर वैल्यू पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। मीन के यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी, ये इस पॉइंट पे भी वैल्यू जो होगी वोल्टेज की वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। क्योंकि इसके साथ साथ जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव V नॉट है, मतलब पॉजिटिवली मैक्सिमम है, और यहाँ पे नेगेटिवली क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज एंगल थीटा चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे AC वोल्टेज की वैल्यूज़ भी क्या कर रही है, वेरी कर रही हैं। तो हर पॉइंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, जो डिपेंड कर रही है एंगल थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है। जिस तरह से ये एंगल चेंज होगा उसी के साथ हमारे पास AC वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। तो हम अगेन डेफिनेशन को देख लेते हैं कि द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंगल थीटा स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। और ये वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। करंट की इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, I इक्वल है I नॉट साइन ओमेगा टी। I हमारे पास ये I, या I को सिंपली करंट कहते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की। जबकि ये I नॉट क्या है, ये पीक या मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, करंट की। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा उसके साथ साथ करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगा। तो इसको मज़ीद आप इन तीनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से स्पेसिफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फेज़ लैग एंड फेज़ लीड की तरफ। फेज़ लैग एंड फेज़ लीड
हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास फेज़ होता क्या है, फेज़ ऑफ एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का फेज़ क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि फेज़ लैग और फेज़ लीड भी होता है कि अगर हमारे पास एक सेम ग्राफ है और उसके ऊपर हम टू वेव्स को क्या कर दें, प्लॉट कर दें, तो क्या उनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस होगा या वो आउट ऑफ फेज़ होती हैं या इन फेज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी टू वेव्स ड्रॉ करते हैं जो क्या हैं, एक दूसरे के इन फेज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक सिंपल प्लॉट है और ये रेफरेंस पॉइंट ओ है। हमने एक वेव या एक ग्राफ लिया है वोल्टेज का वी का, और सेम पॉइंट्स पे हम एक और ग्राफ ड्रा करेंगे जो करंट की वैल्यूज को शो करेगा। ये एंड भी सेम पॉइंट पे होगा। यहाँ पे अगर आप देखें इन पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट कर लें तो रेड वेव जो है वो हमारे पास वोल्टेज के लिए है, तो वोल्टेज की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से ये नेगेटिवली वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है ये करंट की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पे ये करंट की नेगेटिवली मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको देखें कि क्या इन दो वेव्स के दरमियान हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, फेज़ का तो हमें पता चल गया है कि फेज़ के साथ या किसी एंगल थीटा के साथ वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, और उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों को क्या करें, वोल्टेज और करंट को सेम ग्राफ पे ड्रा कर दें और फिर देखें कि क्या वाकई इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस है या नहीं है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे अगर एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल क्या है 2 पाई है, तो हर पॉइंट पे अगर यहाँ पे देखें 0 है तो तब भी वोल्टेज और करंट की सेम वैल्यू है, दोनों 0 पे हैं। और अगर हम एंगल की जो वैल्यू है यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे π/2 है। अगर हमारे पास एंगल थीटा π/2 है तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पीक पॉइंट पे हैं, दोनों की पीक पॉजिटिव वैल्यू एक ही पॉइंट पे मौजूद है। इस तरह से अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएं, अगर एंगल हमारे पास क्या है पाई है, तो अब वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होगी, अब वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगेन 0 हो गई है और सेम पॉइंट पे 0 हुई है। इस तरह से यहाँ पे सेम पॉइंट पे मैक्सिमम है, यहाँ पे सेम पॉइंट पे, तो इनके दरमियान तो कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों का एंगल सेम है। अगर दोनों क्वांटिटीज़ का, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का फेज़ क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इन फेज़ हैं, इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। तो ये ना फेज़ लैग कर रही हैं, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, दोनों सेम पोजीशन पे है, तो ये इसमें कोई फेज़ लैग और फेज़ लीड नहीं हो रहा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इन फेज़ बोलेंगे। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फेज़ लैग और फेज़ लीड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेव 1 है, एक ग्रीन कलर की वेव है, जस्ट हमने इसे डिफरेंट करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ कलर यूज़ किए हैं। हमारे पास ये एक वेव 1 है, ठीक है, और एक वेव 2 है। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो ग्रीन वेव है वो 0 से, या रेफरेंस पॉइंट, इस ओ को आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट कैसे है कि इस पॉइंट से जो अबव वैल्यूज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, और जो इस पॉइंट से या इस लाइन से बिलो वैल्यूज़ होंगी वो सारी नेगेटिव काउंट की जाएंगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 0 से वेव स्टार्ट हो रही है वो वेव 1 है, और पॉजिटिवली मतलब रेफरेंस पॉइंट से अबव है तो पॉजिटिव रीजन में मौजूद है, तो वो पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। एक और हमारे पास वेव है जो एंगल 90 से क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, एंगल 90 से स्टार्ट कर रही है, 0 to 90 π/2। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, π/2 है, बट ये कहाँ मौजूद है, ये नेगेटिव रीजन में मौजूद है। तो हमने देखना है कि इनमें कोई फेज़ डिफरेंस है या नहीं है, क्या इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों वेव्स क्या सेम पॉइंट से स्टार्ट ले रही हैं और सेम पॉइंट्स हैं आगे, अगर हम इनको मुख्तलिफ पोजीशंस पे कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक पोजीशन ए है, और यहाँ पे हमने इन टू वेव्स के इनिशियल पॉइंट को डिस्कस करना है। तो पहली वेव जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट ले रही है, जबकि दूसरी वेव π/2 से स्टार्ट ले रही है। तो इन दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, π/2 है। अगर हम एक और पोजीशन ले लेते हैं, इसको मैं कहती हूँ πb, पोजीशन बी है ये हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट वेव है वो मैक्सिमम पोजीशन पे मौजूद है, बट पॉजिटिव पोजीशन पे है, पॉजिटिव रीजन में है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से अबव है, तो ये π/2 पे है। जबकि हमारे पास
जो वेव 2 है वो कहाँ पे है, 0 पे है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे को कितना, एक दूसरे से आगे पीछे हैं, π/2 एंगल से एक दूसरे को लीड या लैग कर रही है। इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 है। तो बाकी आप तमाम पॉइंट्स को कंपेयर करें तो हर पॉइंट पे इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इनमें से कौन सी लीड कर रही है और कौन सी वेव जो है वो लैग कर रही है। तो ग्रीन वेव जो है वो पॉजिटिव रीजन में मौजूद है और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, जबकि हमारे पास रेड वेव जो है वो नेगेटिव पोजीशन पे है, नेगेटिव रीजन में मौजूद है, रेफरेंस पॉइंट से बिलो है। तो ये हमारे पास ग्रीन वेव को रेड वेव जो है वो π/2 से लैग कर रही है, π/2 एंगल से लैग कर रही है। तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। तो क्या ये आउट ऑफ फेज हैं या इन फेज हैं, ये यहाँ पे आपने इसका आंसर देना होगा। तो हमारे पास क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं और कोई पॉइंट सेम नहीं है, तो ये क्या है, वेव्स आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज। ग्रीन वेव जो है वो यहाँ पे लीड कर रही है और रेड वेव लैग कर रही है, कितने एंगल से, π/2 से। तो यहाँ तक यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम और दो वेव्स को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेव्स हों और वो दोनों रेफरेंस पॉइंट से अबव मौजूद हों तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी लीड कर रही है या कौन सी वेव क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर हमारे पास दोनों वेव्स, वेव 1 और वेव 2 दोनों रेफरेंस पॉइंट से अबव मौजूद हों, दोनों पॉइंट्स का जो स्टार्ट पोजीशन हो वो कहाँ पे हो, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट से अबव लाई कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी लीड करती है और कौन सी लैग करती है। इसके अलावा इनमें कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका स्टार्ट पोजीशन देखते हैं। स्टार्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है कि जो ग्रीन वेव है वो कहाँ से स्टार्ट ले रही है, 0 से, जबकि हमारे पास रेड वेव जो है या वेव 2 जो है, आप इसको रेड वेव भी कह सकते हैं, वेव नंबर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे मौजूद है। तो ये इसका एंगल कितना है, π/2 है, जबकि इसका एंगल कितना है, 0 है। तो इन दोनों में इस पॉइंट ए पर कितना फेज डिफरेंस है, π/2 है। इसी तरह से अगर हम एक और पोजीशन ले लेते हैं और यहाँ पे इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो अब ग्रीन वेव जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है, उसका एंगल कितना है, π/2, जबकि हमारे पास जो वेव 2 है उसका एंगल कितना है, 0 है। मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे है, 0 पे है, रेफरेंस लाइन के ऊपर मौजूद है, तो वो कहाँ पे होगी, 0 पे, उसकी वैल्यू अब 0 हो चुकी है। तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, π/2। यहाँ पे बेशक यहाँ पे भी कंपेयर करें तो यहाँ पे भी दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 है। इसी तरह से यहाँ पे भी फेज डिफरेंस हर पॉइंट पे चाहे तो आप कंपेयर करें तो हर पोजीशन पे इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, ठीक है। पहली बात ये कंफर्म हो गई कि ये आउट ऑफ फेज है, ये इन फेज नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान कितना फेज डिफरेंस मौजूद है, इनके दरमियान π/2 एंगल का फेज डिफरेंस मौजूद है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में से कौन सी वेव जो है वो लीड कर रही है और कौन सी वेव जो है वो लैग कर रही है। अब ये कंफर्म करना आसान है क्योंकि ये दोनों अबव पोजीशन पे मौजूद हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो π/2 वैल्यू है। रेड वेव जो है वो या वेव नंबर 2 जो है वो लीड कर रही है वेव नंबर 1 को बाय एन एंगल ऑफ π/2, बाय एन एंगल ऑफ π/2। वेव 2 लीड ग्रीन वेव by an angle of after plotting the graphs, the phase difference between the two alternating quantities is termed as phase lag or phase lead। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि अगर ये 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास हो, लाइक दैट ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, वोल्टेज और करंट हैं, दोनों चेंज हो रही हैं और उन दोनों के दरमियान क्या है, फेज़ डिफरेंस मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज़ लैग और फेज़ लीड। अगर फेज़ डिफरेंस मौजूद नहीं होगा तो हम उन्हें क्या कहेंगे, इन फेज़। अगर फेज़ डिफरेंस मौजूद है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये वेव्स क्या हैं, आउट ऑफ फेज़ हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हमारे पास है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट।
तो सबसे पहले हम इनकी, जिस तरह से हमने एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी को, वोल्टेज और करंट को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, इसी तरह से हम उन्हें विक्टोरियली वेक्टर के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी आरएमएस वैल्यू को या उसकी पीक वैल्यू को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास द साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अब सब बातों को अब तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि साइनोसाइडल बिहेवियर होता है, सिंपल जो वेव जीरो से स्टार्ट होती है या जिसका साइन बिहेवियर होता है उसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं। वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम अब 2-3 बार ये चीज़ जो है वो क्लियर कर चुके हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से या इस एक्स वाई एक्सिस से तो आप अच्छे से इसको जानते हैं। तो हमारे पास जब ये रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये एक पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमारे पास सिंपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास जो वेक्टर ये वेव जो है मूव कर रही है, ये वेक्टर रोटेशन अगर हम यहाँ से इस तरफ लेंगे तो वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी और वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अगर हम अपने वेव्स की या वेक्टर की जो वेक्टर की रोटेशन है वो इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी और नेगेटिव काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो हम अपनी वेक्टर की जो रोटेशन है वो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो पहली बात ये है। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट्स लेंथ ऑन द सर्टन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक आरएमएस वैल्यू। हमने कोई भी वेक्टर ड्रॉ करना है या उसे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है या उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, वो जो वेक्टर है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो उस वेव की आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे या उसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। ये हमने सेकंड लेक्चर में ये चीज़ क्लियर की थी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है या पीक वैल्यू क्या होती है। तो हम चलते हैं यहाँ पे दो वेव्स के दरमियान की तरफ के हमारे पास हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी क्वांटिटी। हमारे पास एसी क्वांटिटीज़ हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हमारे पास है कि साइनोसाइडली अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। हमने जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं करंट एंड वोल्टेज, उनको वेक्टर के ज़रिए से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनकी रोटेशन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो हमारे पास सबसे पहले एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनकी रोटेशन जो हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर हम लेते हैं नेगेटिव या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसी होगी, पॉजिटिव से यहाँ से स्टार्ट लेगी और इस तरह से हमारे वेक्टर जो होंगे वो रोटेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। और ये हमारे पास ये जो रोटेशन है जो इस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से आ रही है, ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो हमारे पास जो वेक्टर की यहाँ पे रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके अलावा जो हमारे पास हमने वेक्टर के ज़रिए से इन अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हमारे पास जो उसकी लेंथ होगी, इट्स लेंथ ऑन अ सर्टन स्केल रिप्रेजेंट्स पीक आरएमएस वैल्यू। पीक आरएमएस वैल्यू को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या है कि हमारे पास ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 वेव्स ले ली हैं, एक हमारे पास है ग्रीन वेव या वेव 1 और एक वेव 2 है। जो ग्रीन वेव है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड वेव है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने अभी पढ़ा प्रीवियसली कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या है, फेज डिफरेंस है, और कितना है, एंगल π/2 का फेज डिफरेंस है। और इन दोनों वेव्स को हमने यहाँ पे बाय वेक्टर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट या पहली बात जिसका हमने ख्याल रखना है कि उस वेक्टर की लेंथ इतनी होनी चाहिए, एक सर्टन स्केल लेंथ होनी चाहिए जो इसकी पीक या आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अब हमारे पास अगर यहाँ पे पीक वैल्यू देख लें या आरएमएस वैल्यू देख लें तो वो क्या होती है कि यहाँ पे देखें
कि ये पॉइंट जो है ये करंट का मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पे ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है बट नेगेटिवली मैक्सिमम तो है। यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो I0 है। तो अगर आप RMS वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो सेकंड लेक्चर में उसके अबाउट डिटेल मौजूद है। RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू से कम होती है, पीक वैल्यू से कम होती है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू मौजूद होती है। इसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू से भी जो होती है वो हमारे पास RMS वैल्यू वो क्या है, कम होती है। तो हमारे पास वो जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट करना है वो इतना होना चाहिए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे मौजूद वो उसकी पीक या RMS वैल्यू को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेकंड की तरफ चलते हैं कि ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे होगा, कौन सा वेक्टर इन दोनों में से, वेव में से कौन सा वाई एक्सिस पे होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है जिसका हमने ख़ास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आज से आप लोग याद रख लें, आगे भी बहुत सारे वेव ग्राफ हैं, 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी आपने तीनों को वेक्टर के ज़रिए से क्या करना है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तीनों की करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पास क्या है कि जो वेव 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिवली बढ़ेगी, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव, ये रेफरेंस पॉइंट है, और जो अबव वेव होगी वो पॉजिटिव है। कहाँ से स्टार्ट लेगी, एक बात याद रखनी है, कहाँ से, 0 से स्टार्ट लेगी और पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसको आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। किस एक्सिस पे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे। और जो वैल्यू जो है वो हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, कौन सी वेव को एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सी वेव को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, क्योंकि इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 90 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रीन वेव को। आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो वेव 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है या यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट ले रही है उसको और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, स्टार्ट 0 पोजिशन से ले रही है और पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको हमेशा आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। और जो दूसरी वेव होगी, चाहे वो यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिवली π/2 एंगल से या यहाँ पे पॉजिटिवली पॉजिटिव एक्सिस में मौजूद है, तो उसको आपने हमेशा वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो 0 से स्टार्ट ले रही है इस वेव को हमने कहाँ पे ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और वो यहाँ पे हमारे पास लीड भी कर रही है। ये हमारे पास क्या है, करंट है। ये ओ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है, OI, ये हमारे पास करंट को स्पेसिफाई करेगा। इसी तरह से अब हम वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, OV, OI क्या बता रहा है यहाँ पे और OV यहाँ पे क्या बता रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। OI यहाँ पे पीक या RMS वैल्यू बता रहा है किसकी, करंट की, जबकि OV क्या बता रहा है, OV हमें यहाँ पे बता रहा है RMS या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा आपने याद रखना है हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसीज हैं, यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसीज ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, ये जो हमने वेक्टर्स लिए हैं ये इस तरह से रोटेट करेंगे। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसीज ऑफ रोटेटिंग वेक्टर एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं तो वो हम देख लेते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास अगर साइनोसाइडली 2 वेव्स मौजूद हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट है और दूसरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो उसको हमने बाय वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक तो उनको रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड नंबर पे कि उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो ये स्पेसिफाई करे कि उनकी करंट की, मतलब लाइक दैट करंट और वोल्टेज है तो उसकी RMS वैल्यू को या उसकी पीक वैल्यू को। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास जो वेव इसमें से 0 से स्टार्ट लेगी और पॉजिटिवली इंक्रीज होगी उसे आपने एक्स एक्सिस पे रखना है, और जो वेव हमारे पास चाहे वो पॉजिटिवली मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट ले रही है चाहे नेगेटिवली मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट ले रही है, तो उसको आपने किस पॉइंट पे रखना है, उसको आपने अलोंग वाई एक्सिस क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसको अच्छे से सुने और बुक को रीड करें तो इंशाल्लाह आपको कोई बुक का ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो क्लियर ना हुआ हो।
ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।